कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। फिर हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस को लेकर आगे लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए केसी को डिराइव किया था, और कल हमने केसी की जो है यूनिट्स डिराइव की, ठीक है। और आपने देखा था कि कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शंस, ठीक है। रिएक्शंस पे डिपेंड करता है। आप जब केसी की एक्सप्रेशन लिखेंगे उसमें यूनिट्स पुट करेंगे तो हर रिएक्शन के लिए केसी की डिफरेंट यूनिट होती है, ठीक है। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। कल हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था कि क्या होता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल की स्टेटमेंट ये है, इफ अ केमिकल सिस्टम एट इक्विलिब्रियम एक्सपीरियंसेस a change in the concentration, temperature or total pressure, the equilibrium will shift in order to minimize that change or to counteract the changes, ठीक है। जैसे कि कल हमने देखा था कि अगर क्या होता है कि आप सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हो, आप कैसे डिस्टर्ब कर सकते हो सिस्टम को, आप उसकी कंसंट्रेशन चेंज कर दो, आप प्रेशर में चेंज ले आओ, या आप उसका वॉल्यूम चेंज कर दो, ठीक है। तो क्या होता है, वो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि सिस्टम कोशिश करता है कि वो अपने आप को इस मुसीबत से, इस स्ट्रेस में से, इस डिस्टर्बेंस में से निकाले, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाता है या राइट साइड पे या लेफ्ट साइड, ठीक है। सो in order to minimize that change or to counteract the changes, चेंज भी हो सकता है, वो चेंजेस भी हो सकते हैं। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं जस्ट तो एक चेंज होगा, लेकिन आप टेम्परेचर के साथ उसका प्रेशर भी चेंज कर रहे हैं, जब प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, या आप कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं और टेम्परेचर, दोनों चीजें चेंज कर रहे हैं। आप इनमें से कोई भी एक फैक्टर चेंज करेंगे तो उसके नतीजे में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। सो सिस्टम क्या करता है, अपने आप को इस डिस्टर्बेंस से निकालने की कोशिश करता है और वो शिफ्ट हो जाता है या राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। आगे हम स्पेसिफिक एग्जांपल स्टडी करेंगे लेके, ठीक है, जिनसे हमें ये पता चलेगा कि ली चैटलियर प्रिंसिपल कैसे इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करता है, ठीक है। सो इट इज नोन एज द ली चैटलियर प्रिंसिपल। हम कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेके स्टडी करते हैं। हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस है हैबर्स प्रोसेस, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा हैबर्स प्रोसेस पिछली क्लास, नाइन्थ क्लास में भी, कि हैबर प्रोसेस क्या होता है। एक साइंटिस्ट था, उसने एक केमिकल रिएक्शन दिया था, ठीक है, दैट इज नोन एज द हैबर्स प्रोसेस। Ammonia is produced reaction of nitrogen with hydrogen at 400 degrees centigrade temperature, 200 atm pressure and in the presence of catalyst iron। अब क्या होता है कि अमोनिया को बनाया जाता है। अमोनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। क्यों ये इंपॉर्टेंट गैस है? क्योंकि बहुत सारे फर्टिलाइजर्स बनाने में इस्तेमाल होती है। यूरिया फर्टिलाइजर्स में, अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स में, जो कि केमिक फर्टिलाइजर्स हैं और दैट आर यूज्ड टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। सो अमोनिया को कैसे बनाया जाता है? बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया जाता है और उसके नतीजे में आपके पास आती है NH3 अमोनिया। यू कैन सी हियर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन reacts with 3 moles of hydrogen in a reversible reaction. You can see it is a reversible reaction because there are present two arrows that are single headed. The upper arrow indicates that reaction is going in the forward direction and the lower arrow indicates that the reaction is going in the reverse direction. So as a result of chemical reaction, ammonia is formed, okay. Ammonia is a product. A stage reaches when the ammonia form again decomposes into nitrogen and hydrogen in a reversible reaction. You can see reversible reaction is shown by a second downward arrow whose direction is from right to the left side. अब क्या होता है, आपने इतनी मेहनत से जो अमोनिया बनाई थी, रिवर्सिबल रिएक्शन के नतीजे में वो अमोनिया दोबारा डिकम्पोज होके आपके पास क्या दे रही है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और हम क्या यूज करते हैं अमोनिया को बनाने के लिए? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यूज करते हैं। अब क्या होता है, ये रिएक्शन होता है, द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। आप ये देख सकते हो कि आप ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। आपने इतनी मेहनत से रिएक्शन करके अमोनिया बनाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अमोनिया जो आपको चाहिए थी फर्टिलाइजर्स बनाने में, वो अगेन अपने रिएक्टेंट्स में डिकम्पोज होती है एंड प्रोड्यूसेस ओनली 33% अमोनिया एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में आपके पास सिर्फ 33% अमोनिया होती है, ठीक है। अब 100 में से 33 निकाल दें, ठीक है, तो 77% नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं उस रिएक्शन मिक्सचर में, सिर्फ 33% अमोनिया होती है। सो आप क्या कहते हो? दिस रिएक्शन इज इकोनॉमिकली नॉट फेवरेबल। ये रिएक्शन आपके लिए इकोनॉमिकली फेवरेबल नहीं है, क्योंकि आपने इतना हाई
प्रेशर और टेम्परेचर मेंटेन किया, रिएक्शन करवाया, रिएक्शन कंडीशंस को मेंटेन किया और आपने अमोनिया सिंथेसाइज की, लेकिन आप सिर्फ इस नतीजे में 33% अमोनिया ऑब्टेन कर सके। ठीक है। सो क्या होता है कि ली चैटलियर प्रिंसिपल को यूज किया जाता है ताकि हम ये जो 33% अमोनिया है इसको बढ़ा सकें, इसकी परसेंटेज बढ़ा सकें। ठीक है। सो बाय यूजिंग द ली चैटलियर प्रिंसिपल वी कैन इंक्रीज द यील्ड ऑफ अमोनिया टू 98%। लेकिन अगर आप ली चैटलियर प्रिंसिपल यूज करो, आप इस जो आपने इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया है इसको डिस्टर्ब कर दो किसी तरीके से, उसका टेम्परेचर चेंज कर दो, प्रेशर चेंज कर दो, उसका वॉल्यूम चेंज कर दो, तो इसके नतीजे में फिर क्या होता है कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने से अमोनिया की यील्ड 98% तक बढ़ जाती है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि कैसे बढ़ जाती है। फर्स्ट सबसे पहले क्या किया जाता है, मैं यहाँ पे पॉइंटर ले लेती हूँ। फर्स्ट क्या होता है कि सबसे पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया जाता है। यू कैन सी द रेशियो इज 1:3। When 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen as a result of chemical reaction, 2 moles of ammonia are formed in a reversible chemical reaction. You can see these arrows. But once the equilibrium is established, only 33% ammonia is present. So you need almost above 90% ammonia आपके पास होनी चाहिए। तो 90% अमोनिया कैसे ऑब्टेन होती है, आपने जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया है इसको डिस्टर्ब कर दो किस तरीके से। तो डिस्टर्बेंस की जाती है, सबसे पहले क्या किया जाता है, कैटलिस्ट ऐड किया जाता है, जो कि आपको नजर आ रहा है, दैट इज आयरन। ठीक है। जो आयरन कैटलिस्ट यूज होता है ये क्या करता है, सबसे आपने पढ़ा था कि कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को स्पीड अप करना। तो ये जो रिएक्शन फॉर एग्जांपल अगर ये रिएक्शन हो रहा था तकरीबन अगर ये 1 आवर में हो रहा था, तो जब आप कैटलिस्ट इसमें ऐड करेंगे तो रिएक्शन जो है हो सकता है कि 30 मिनट्स में हो जाए, हो सकता है कि रिएक्शन जो है वो 20 मिनट्स में हो जाए। तो कैटलिस्ट का काम क्या है, रिएक्शन को स्पीड अप करना, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों को स्पीड अप करना। जब दोनों रिएक्शन स्पीड अप हो जाएंगे तो आपके पास जो है फौरन से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, जो इक्विलिब्रियम आपको चाहिए। फर्स्ट स्टेप में ये हो गया। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, इसका जो प्रेशर है वो बढ़ा देना है। आपने प्रेशर बढ़ा दिया 200 atm, पहले रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा था 1 atm फॉर एग्जांपल, आपने टेम्परेचर बढ़ाया 200 atm। ठीक है। और आपने ये पढ़ा था कि जब भी आप इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में से प्रेशर या टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब आपने प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा दिए 200 atm, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इसी तरह आपने क्या किया, टेम्परेचर भी कितना कर दिया 400 डिग्री सेल्सियस। अब आपने टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्बेंस से निकलने के लिए क्या करेगा, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, और इस तरह आपके पास जो अमोनिया की यील्ड है वो आ जाएगी, दैट इज अबाउट 98%। यू कैन सी फर्स्ट द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या किया, कैटलिस्ट को ऐड किया, और फिर आपने क्या करना है, देन बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर शिफ्टेड द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट। अभी जो 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये कम टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है। 1000 2000 इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शंस होते हैं। ठीक है। जब आपने टेम्परेचर कम कर दिया और या आपने टेम्परेचर मेंटेन कर दिया, दैट इज अबाउट 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपने प्रेशर बढ़ा दिया। देखें, एक चीज आप बढ़ा रहे हो, दूसरी चीज आप इंक्रीज कर रहे हो। प्रेशर आपने क्यों बढ़ाया और टेम्परेचर क्यों डिक्रीज किया, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आपने प्रेशर कितना बढ़ा दिया, अप्रोक्सीमेटली 200 atm, बहुत ज्यादा प्रेशर है। ठीक है। सो इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। हमें इक्विलिब्रियम को राइट साइड पे ही शिफ्ट करना है ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा अमोनिया ऑब्टेन हो सके। जब आप ये काम करते हो तो इसके नतीजे में जो आपके पास पहले 33% अमोनिया की यील्ड आ रही थी, ठीक है, अब वो कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली इट इज 98%। तो इसका मतलब है इन रिएक्शन कंडीशन में आपके पास अमोनिया 98% प्रेजेंट होगी, जबकि जो रिएक्टेंट्स हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनकी अमाउंट सिर्फ 2%। सो इट इज द हैबस प्रोसेस। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कैसे, क्यों टेम्परेचर डिक्रीज किया है और क्यों प्रेशर इंक्रीज किया है। अब आप देखें, ये आपके पास था लीची प्रिंसिपल 1:3, आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर यूज किया, आपके पास अमोनिया ऑब्टेन हुई 2 मोल्स में। लेकिन देखिए आपके साथ यहाँ पे ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होती है।
एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एनर्जी इवॉल्व होती है और हम इसको माइनस साइन से शो करते हैं। कल हमने पढ़ा था अप्रोक्सीमेटली 92 किलो जॉल्स पर मोल एनर्जी रिलीज होती है जब ये रिएक्शन होता है। ठीक है, अब क्या है, आपने या तो टेम्परेचर को चेंज करना है या आपने प्रेशर को चेंज करना है। ठीक है, आपने कैटलिस्ट ऐड कर दिया। ठीक है, कैटलिस्ट का काम है आपका रिएक्शन स्पीड अप होती है। अब आपके पास दो चीजें हैं, एक टेम्परेचर है और दूसरा प्रेशर है। या आप टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, या आप प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास पहला फैक्टर है टेम्परेचर। तो क्या अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, अब ये आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें पहले ही हीट एनर्जी निकल गई है, उसके पास आगे ही हीट एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप उसको और हीट एनर्जी दोगे, टेम्परेचर दोगे, तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की बजाय रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। आप ये फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि जब आप टेम्परेचर रेस कर रहे हो तो रिएक्शन इस साइड पे जाने की बजाय इस साइड पे जाएगा। और अगर आप इस साइड पे रिएक्शन को लेके आओगे तो आपके पास अमोनिया तो ऑब्टेन ही नहीं होगी, जो 33% ऑब्टेन हो रही है वो भी ऑब्टेन नहीं होगी, तो आपके पास रिएक्टेंट्स रह जाएंगे। तो आपने इसको रोकना है, तो टेम्परेचर बढ़ाने के बजाय आप क्या करोगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे। सो रेजिंग द टेम्परेचर इज नॉट फेवरेबल, क्योंकि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, रेज करोगे, इंक्रीज करोगे, तो ये किसको फेवर करेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को नहीं बल्कि एंडोथर्मिक रिएक्शन को। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं मतलब आप उसको हीट एनर्जी दे रहे हैं, वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसमें कौन सा रिएक्शन होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा, the reverse reaction in which the rise in the temperature is counteracted by the absorption of heat। ठीक है, क्योंकि जब आपने एक चीज मेंटेन की है, टेम्परेचर बढ़ाया है, तो सिस्टम ने रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सिस्टम जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ मूव करेगा और आपके पास जो 33% अमोनिया ऑब्टेन हो रही थी, ये अमोनिया भी ऑब्टेन नहीं होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेके देखते हैं कि नेक्स्ट हम कौन सा फैक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, so it is you cannot increase the temperature, टेम्परेचर को आप इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, अब दूसरा जो फैक्टर आ सकता है वो है कि आप टेम्परेचर को डिक्रीज करें, तो आप टेम्परेचर को डिक्रीज करें। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जब 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है, ठीक है, 1000 से, तो रिएक्शन जो है इस डायरेक्शन में मूव करने की बजाय फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है। सो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रिएक्शन को मूव करना है, तो आपने टेम्परेचर को क्या किया, डिक्रीज किया। अब जो थर्ड फैक्टर आपके पास आ जाता है वो ये है कि आप जो है इसका प्रेशर चेंज करें। ठीक है, सो जब आप प्रेशर चेंज करोगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, जब आप प्रेशर 1 एटीएम से इंक्रीज करके 200 एटीएम तक ले जाओगे, तो इसके नतीजे में आपके पास कौन सा रिएक्शन फेवरेबल होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो आपको फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इन विच 4 मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज कन्वर्टेड इनटू 2 मोल्स। आप देखें, अब जब आप प्रेशर बढ़ाते हो, ठीक है, आपके पास एक ये कंटेनर है, आपने बॉयज लॉ चार्ल्स लॉ में पढ़ा था। ठीक है, आपके पास एक ये कंटेनर है, यहाँ पे आपने प्रेशर था आपके पास, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 1 एटीएम प्रेशर रखा है, अब आपने 400 एटीएम प्रेशर कर दिया, तो अब आपने इतना, आपके पास वॉल्यूम भी कम हो गया है। ठीक है, आपने जोर लगाया, पिस्टन रखे, पहले आपके पास इतना ज्यादा वॉल्यूम था गैस का 200 एटीएम पे, अब आपने 400 एटीएम प्रेशर कर दिया, तो आपके पास वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो आपने देखा कि पहले यहाँ पे आपके पास 4 मोल्स है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी 4 मोल्स रिएक्टेंट्स के किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, 2 मोल्स प्रोडक्ट्स में। तो जब आप प्रेशर बढ़ाओगे, ठीक है, तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, तो आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। सो आपके पास जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने के नतीजे में आपके पास 98% जो है अमोनिया प्रोड्यूस होगी। थर्ड फैक्टर क्या है, थर्ड फैक्टर है डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। जैसे जैसे अमोनिया बनती जा रही है, आप उसमें से रिएक्शंस में से उसको निकालते जाओ। ठीक है, ये एक इंडस्ट्रियल केमिकल रिएक्शन है, तो इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी यूनिट्स होते हैं जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस करना चाहते हैं, तो अगर रिएक्शन के साथ साथ आप वहां से अमोनिया को रिमूव करते जाओ तो आपके पास और प्रोडक्ट बनती जाएगी। जब आपने यहाँ से इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, इक्विलिब्रियम को आप 3 तरीकों से डिस्टर्ब कर सकते हैं, या आप उसका प्रेशर चेंज कर दें, या टेम्परेचर चेंज कर दें, या तीसरी चीज आप क्या चेंज कर दें, कंसंट्रेशन चेंज कर दें। तो प्रेशर भी आप चेंज कर रहे हो, प्रेशर आप कितना लेके आ रहे हो, 200 एटीएम, या एक ही चीज हो सकती है,
या आप टेम्परेचर को कम कर दो। टेम्परेचर आप कितना कम कर सकते हो, ठीक है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप कंसंट्रेशन चेंज कर दो। तीनों में से कोई एक चीज एट अ टाइम तीनों ने यूज करनी, एक चीज यूज करनी है। या आप कंसंट्रेशन चेंज कर दो। तो कंसंट्रेशन कैसे चेंज करेंगे, आप यहाँ से अमोनिया को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। आपने एक फैक्टर पढ़ा था, नथिंग इन नथिंग आउट, यानी कि आप ना कोई चीज, ना कोई अमाउंट ऐड करोगे, ना वहां से रिमूव करोगे। तो जब आप कंसंट्रेशन चेंज कर दोगे, आपने कंसंट्रेशन किसकी चेंज की, अमोनिया की, अमोनिया को निकालते जाओगे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इस डिस्टर्बेंस को खत्म करने के लिए फौरन से 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड करके अमोनिया बनाना चाहिए। तो सबसे जो आसान काम है टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन में से, वो नंबर 2 है। आप क्या करो, प्रेशर को इंक्रीज करो। प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। अब हम यही इस स्लाइड को कंटिन्यू करते हैं। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, अमोनिया, और साथ ही हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, -92 किलो जॉल्स पर मोल, ठीक है। और फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक। व्हाट वुड यू डू टू मेक द मोस्ट अमोनिया, आप अमोनिया ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स हाई शिफ्ट्स टू द राइट, अगर आपके पास कंसंट्रेशन ज्यादा है इनकी, तो रिएक्शन जाहिर बात है ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनाएगा। प्रेशर, अगर आप हाई प्रेशर डालते हो तो आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनेगी। टेम्परेचर, टेम्परेचर लो होना चाहिए, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर हाई करेंगे तो इसके नतीजे में अमोनिया नहीं बनेगी, बल्कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनेंगे, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के बजाय रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। कैटालिस्ट, कैटालिस्ट जो है वो इसको मैटर नहीं करता, ठीक है। क्यों कैटालिस्ट मैटर नहीं करता, क्योंकि आपने पढ़ा था कि कैटालिस्ट सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को चेंज करता है, ठीक है, वो केसी को चेंज नहीं करता। आपने पढ़ा था केसी, केसी कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करता। केसी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ये डिपेंड करता है प्रेशर पे, और ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, ओके। सो ये आपने ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनानी है, उसके लिए ये कंडीशंस रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आप रिएक्शन को स्पीड अप करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, तो आपने पढ़ा था, आप क्या करो, कंसंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा करो। ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन करोगे तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन तेजी से होगा। प्रेशर, जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन होगा। टेम्परेचर, ठीक है। और कैटालिस्ट, कैटालिस्ट का काम ही है कि आपने क्या करना है, रिएक्शन को स्पीड अप करना है। टेम्परेचर बढ़ाने से भी रिएक्शन स्पीड अप हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने का एक नुकसान है। वह नुकसान ये है कि अमोनिया बनने की बजाय आपके पास दोबारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन जाता है। रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करने की बजाय रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। इसकी समरी ये है हैबर प्रोसेस की, कि 33% अमोनिया ऑब्टेन हो रही है। अगर आप इसकी यील्ड बढ़ाना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ली-चैटलियर प्रिंसिपल यूज करेंगे। आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। 3 तरीकों से डिस्टर्ब कर सकते हैं, या आप टेम्परेचर चेंज करें, या प्रेशर चेंज करें, या कंसंट्रेशन चेंज करें, ठीक है। टेम्परेचर आप डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन होगा, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। या कंसंट्रेशन जो है वो चेंज करेंगे, अमोनिया की कंसंट्रेशन, आप अमोनिया वहां से निकालते जाएंगे जैसे जैसे बनती जाएगी, तो आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। और दूसरा है, आपने रिएक्शन को स्पीड अप करना है, ठीक है। आप चाहते हो कि 1 घंटे में जो रिएक्शन हो रहा है वो 10 मिनट में हो जाए, तो स्पीड के लिए भी यही फैक्टर्स हैं सारे, ठीक है। आप इन सारी चीजों को बढ़ाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सबको बढ़ाएंगे तो रिएक्शन स्पीड अप होगा। ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे स्पीड अप करने के लिए, स्पीड अप तो हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने का नुकसान ये होगा कि आपके पास रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की बजाय रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड होगा, ठीक है। सो इट इज द हैबस प्रोसेस। इसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इस प्रोसेस की, दैट इज द कॉन्टेक्ट प्रोसेस। सो कॉन्टेक्ट प्रोसेस है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए यूज किया जाता है। Sulfuric acid is produced by the reaction of sulfur dioxide with oxygen at 450 degrees centigrade, pressure, 200 atm pressure, and platinum or vanadium pentaoxide as a catalyst. कॉन्टेक्ट प्रोसेस में वही कुछ होता है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, ठीक है, H2SO4 बनाने में। और यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट प्रोसेस में यूज हो रहा है रिएक्टेंट, दैट इज द पहले, सबसे पहला रिएक्शन होता है जिसमें सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपके पास क्या देता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, ये अगेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपके पास देती है सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस यूज होती है सल्फ्यूरिक एसिड के बनाने।
तो आपने सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा बनानी है, क्योंकि जब आप ये रिएक्शन करवा रहे हो तो सेम अमोनिया की तरह रिएक्शन होता है और आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड की सिर्फ 33% यील्ड होती है, जो कि बहुत ही अनफेवरेबल है, इकोनॉमिकली फेवरेबल नहीं है, नुकसान हो रहा है आपको। सो आपने इस नुकसान को कैसे मेंटेन करना पूरा करना है, आप इक्विलिब्रियम जो आपके पास है इसको डिस्टर्ब कर दो। इक्विलिब्रियम को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हो आप, या आप प्रेशर चेंज करो, या टेम्परेचर चेंज करो, या आप उसकी कंसंट्रेशन को चेंज करो। इसमें भी सेम ये प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मेन हीट एनर्जी निकल रही है जब सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है, ठीक है। तो लीच एटलियर प्रिंसिपल आप यूज करेंगे और 98% तक आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। आप कैटलिस्ट यूज करते हो और यहाँ पे दो कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं। द फर्स्ट कैटलिस्ट, इनमें से कोई एक ही आपने एट अ टाइम यूज करना है। एक आपके पास कैटलिस्ट है, दैट इज द प्लैटिनम। एक मेटल है, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव मेटल, एंड इट इज ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, प्लैटिनम। ये आप वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज करेंगे। तो आप इन दोनों में से कोई एक कैटलिस्ट यूज करें। ज्यादातर कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो V2O5 है, प्लैटिनम पेंटॉक्साइड। तो प्लैटिनम पेंटॉक्साइड सबसे पहले स्टेप में यूज करते हैं, और आपको जो रिएक्शन फॉर एग्जांपल 2 आवर्स में हो रहा था, तो हो सकता है कि वो कैटलिस्ट यूज करने से वो रिएक्शन हो जाए 30 मिनट्स। तो आपने सबसे पहले तो कैटलिस्ट यूज किया। कैटलिस्ट यूज करने के बाद आपने क्या करना है, या तो आपने प्रेशर बढ़ा देना है या टेम्परेचर कम कर देना है। तो टेम्परेचर आपने कम कर दिया, दैट इज अराउंड अबाउट 450 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर आपने बढ़ा दिया, आपके पास 200 atm प्रेशर है। तो आप देखें 2 moles of sulfur dioxide reacts with 1 mole of oxygen to form 2 moles of sulfur trioxide, ठीक है। तो आपने क्या किया, जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाने की बजाय फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। सो यू कैन से दैट बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर शिफ्टेड द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट एंड 98% yield is obtained। Okay, so it is the contact process. You can see पहले स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप सल्फर इज रोस्टेड इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द सल्फर डाइऑक्साइड। तो पहला जो स्टेप है कॉन्टेक्ट प्रोसेस का, उसमें क्या करते हैं, सल्फर लिया जाता है, ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन गैशियस फॉर्म में, ये दोनों रिएक्ट करते हैं और आपके पास क्या जाती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैशियस फॉर्म। देखिए ये एयर यानी ऑक्सीजन है और सल्फर है, आप इन दोनों को क्या करते हो, रिएक्ट करवाते हो यहाँ पे, और आपके पास क्या बन जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इस सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में, मजीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, ठीक है, यूजिंग अ वेनेडियम कैटलिस्ट टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड इन अ रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया जाता है और कैटलिस्ट यूज किया जाता है यहाँ पे वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5, और आपके पास आता है SO3 और हीट एनर्जी रिलीज होती है। अभी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब है ये रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक। याद रखें जब भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो तो टेम्परेचर कभी नहीं बढ़ाते, टेम्परेचर को कम करते हैं, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसके नतीजे में आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप है सल्फर ट्राइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। इसके बाद आपके पास जब सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाती है तो बहुत सारे रिएक्शन करवाए जाते हैं इस रिएक्शन चैम्बर में, और आपके पास क्या बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज से आपका कोई कंसर्न नहीं है, आपका काम है यहाँ इस रिएक्शन से, जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में आप ज्यादा से ज्यादा सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑब्टेन करना चाह रहे हो 98%, तो आप क्या करोगे, प्रेशर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे और कैटलिस्ट यूज करोगे, तो आपके पास जो यील्ड है सल्फर ट्राइऑक्साइड की वो बढ़ जाएगी, और आपके पास ये रिएक्शन इकोनॉमिकली फेवरेबल होगा, आपको इस रिएक्शन में कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। और पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है इसी कॉन्टेक्ट प्रोसेस के जरिए बनाया जाता है, और यही कैटलिस्ट, यही टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। So it is a contact process. The two major applications of the Leach-Atelier principle, one is the Haber process and the other one is the contact process. इसके बाद है आपके पास मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन आपने पढ़ा कि रिवर्सिबल रिएक्शन में दो किस्म के रिएक्शन है, एक लेफ्ट से राइट साइड पे हो रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन, और एक रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है
जो कि लेफ्ट राइट से लेफ्ट साइड पे है, और इसको हम कहते हैं रिवर्स डायरेक्शन। तो आपने इनकी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स रिएक्ट्स टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है? अगर मैं यहाँ पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिखूं जिसमें ए रिएक्ट्स विद बी टू फॉर्म सी प्लस डी। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। और फॉरवर्ड रिएक्शन को मैं शो कर रही हूँ एक ऐप से, ठीक है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? रिवर्स रिएक्शन क्या होता है? इट इज अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस द रिएक्टेंट्स, और जिसमें प्रोडक्ट्स आपस में कंबाइन करके या ब्रेक डाउन होके आपको रिएक्टेंट्स देते हैं, उसको मैं बैकवर्ड एरो से शो कर रही हूँ। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि A प्लस बी आपके पास बन रहा है C प्लस डी, और अगर आप ये रिएक्शन कौन सा हो गया? फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। मैं इसको F से शो कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास C प्लस डी आपस में रिएक्शन करके आपके पास दें A प्लस बी, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? रिवर्सिबल, जिसको मैं R से शो कर रही हूँ। तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी है? रिवर्सिबल रिएक्शंस की। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आप देख सकते हैं ये आपकी लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये आपकी लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो ये वाला रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा लेफ्ट से राइट साइड पे जाता है, जबकि इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट। और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ फर्स्ट होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखें। At the initial state, the rate of forward reaction is very fast. Initial state पे forward reaction का rate बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जबकि reverse reaction का rate 0 होता है, ठीक है। अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमने उस टाइम भी ग्राफ पढ़ा था कि आपके पास क्या है? एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। आपके पास इनिशियली क्या होता है? आपके पास रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट किया कि हमारे पास ये है रिएक्टेंट A और ये हमारे पास है रिएक्टेंट B। अब आप देखो, इनिशियली आपके पास A और B दोनों ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे टाइम आ जाता है और यहाँ पे कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है। yes, I will send you people the recorded lecture as well, okay. So यहाँ पे कंसंट्रेशन है और यहाँ पे टेम्परेचर है। इनिशियली आप देख सकते हो A और B की अमाउंट बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके पास जो तो प्रोडक्ट बन रही है, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट C है, तो इनिशियली इसकी अमाउंट 0 होती है, फिर बढ़ती है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसकी अमाउंट 0 है ओरिजिन पे। तो इनिशियली अमाउंट कम होती है प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की अमाउंट ज्यादा होती है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा तेजी से होता है, ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इनिशियली जब टाइम रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका रेट रिएक्टेंट्स का फॉरवर्ड रिएक्शन का ज्यादा होता है। इन द बिगिनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज निग्लिजिबल, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन का जो रेट है वो निग्लिजिबल होता है, कम होता है। जाहिर बात है, जब तक प्रोडक्ट्स बनेंगे ही नहीं तो रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा? तो पहले रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट्स देंगे, इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम के बाद ये प्रोडक्ट्स ब्रेक डाउन होकर दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे। सो इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है और इनिशियली रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो 0 होता है। और इसके बाद जो हम लास्ट प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, दैट इज द स्लो डाउन ग्रेजुअली, इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो ये जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो स्लो डाउन होता जाता है, तो इनके प्रोडक्ट्स बन गए, ठीक है। और जब प्रोडक्ट्स बन गए हैं तो वो दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। So it speeds up gradually in the reverse reaction. So macroscopic characteristics of dynamic equilibrium, अब मैंने बताया था dynamic equilibrium mean the equilibrium that is in motion, ठीक है, जिसमें रिएक्शन एक्चुअली हो रहा है, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में। सो अ फ्यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम आर गिवन बिलो। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन क्लोज्ड सिस्टम इन व्हिच सब्सटेंसेस कैन नीदर लीव नॉर एंटर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम जब आपने मेंटेन करना है तो आपने सिस्टम को क्लोज रखना है, ठीक है, यानी कि ना उसमें कोई सब्सटेंस आप एंटर कर सके और ना ही उसमें से आप कोई सब्सटेंस वहां से रिमूव। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में ये नहीं कि प्रोडक्ट्स बन गए तो रिएक्शन स्टॉप हो गए, नो।
क्या होता है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन रिएक्शन भी हो रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। और एक और चीज है, उनका रेट सेम है। रेट का क्या मतलब है, अगर 2 मोल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो प्रोडक्ट्स के भी 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। सो इट इज द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस। ये सारी चीजें आपकी बुक पे लिखी हुई है। ये आपकी बुक का सबसे आसान चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपको डेरिवेशंस करनी है, यूनिट्स डिराइव करनी है, और इसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस और इंपॉर्टेंस वगैरह मेंटेन याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद आपका ये जो है होमवर्क है, दीज आर द एक्टिविटीज। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज आपने 9.3 करनी है, आपने एग्जांपल्स 9.2 और 9.3 सॉल्व करनी है। इसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 2 ये शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, देन 3 से लेकर 7 तक ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, दीज आर द लॉन्ग क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन नंबर 2 का शॉर्ट क्वेश्चन है। और देन थिंक टैंक के क्वेश्चंस 1 2 3 सॉल्व करने हैं, बहुत सारे आसान है। ठीक है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको जस्ट कहीं पे यूनिट्स डिराइव करनी है। ठीक है, कहीं पे आपको केस एक्सप्रेशन लिखनी है, और कहीं कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपने डिराइव करना है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो रही है, आपने केस की इक्वेशन जो है वो डिराइव करनी है। सो इट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। ठीक है, और इसके बाद है आपको मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे देती हूँ, मुझसे जो क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। ओके जी, क्वेश्चन है, बुक नहीं है हंसला सजाद। बेटा आप कौन से सेक्शन में हो, आप मुझे जो है ना अगर मैसेज कर दो तो मैं आपको बुक भेज दूंगी। ठीक है, या आप मुझे ये बता दें कि आपका सेक्शन कौन सा है। ठीक है, तो मैं आपको जो है वो भेज दूंगी, आपके ग्रुप में बुक भेज दूंगी। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी मेरे पास है। और आप लोगों ने जो भी करना है, क्या कहते हैं, होमवर्क किया, ठीक है, आपने जैसे इस तरीके से भी किया पीडीएफ फॉर्म में या पिक्चर के फॉर्म में, तो उसको आपने जरूर ई क्लासरूम में अपलोड करना है। ठीक है, और मैं भी वहीं अपलोड कर देती हूँ, आपने वहां से डाउनलोड भी कर लेना। ठीक है, मोहम्मद हारिस का क्वेश्चन है, वी कैन से दैट लीच एट योर प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इंक्रीज द डिग्रीज ऑफ टेंपरेचर प्रेशर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन अ सिस्टम हैव टू जीरो मोर इकोनॉमिकली सूटेबल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यस एग्जैक्टली, तो यही बात है। यही लीची एट योर प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप इक्विलिब्रियम को किसी भी तरीके से टेंपरेचर प्रेशर कंसंट्रेशन चेंज करने से चेंज करेंगे तो आपको प्रोडक्ट्स की यील्ड ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिकली सूटेबल कंसंट्रेशन ऑब्टेन। बिल्कुल यही है। ठीक है, मोहम्मद हारिस ने क्वेश्चन किया। इसके बाद मोहम्मद हारून का भी क्वेश्चन है, मुझे यहाँ पे तो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, मोहम्मद हंसला से जात 9th बी। ठीक है, 9th बी में आपको मैं कर दूंगी हंसला, मैं आपको यहाँ पे भेज देती हूँ। हंसला से जात, हंसला मैं आपको यहाँ पे जो है वो भेज देती हूँ अपना नंबर, आप मुझे यहाँ पे मैसेज करें और फिर आप जो है मैं आपको बुक जो है भेज दूंगी। हंसला हाली देर की छुट्टियां कब होंगी, आई डोंट नो। ठीक है जी, और कौन सा क्वेश्चन है जी, नवीद अहमद खान। कोई क्वेश्चन नहीं है, मैक्रोस्कोपिक रेक्टस समझ नहीं है मोहम्मद आलम जी, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में स्लाइड्स भेज देती हूँ। ठीक है, आप मुझे अपना वो बता देना। आज मेरे ख्याल में 4 सेक्शंस हैं यहाँ पे, ए है, सेक्शन बी है, सी है, और सेक्शन ए बी सी, और मेरे ख्याल में डी सेक्शन है, आई थिंक सो, या एफ है, एफ। ठीक है 10th है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो है ना आपके ग्रुप में भेज दूंगी। मैं तो उन ग्रुप्स में से ऐड नहीं हूँ, मैं मैम यमुना को भेज दूंगी। ठीक है, वो आपको ग्रुप में फॉलो कर देगी। ठीक है, और एग्जांपल्स अगर आपने कॉपी लिखनी है, हैपर प्रोसेस जो है। ठीक है, मैं आपको ये जो लास्ट स्लाइड थी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाली, ये समझा देती हूँ दोबारा से। जी, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है मैक्रो मीन लार्ज। ठीक है, आपने पढ़ा है मैक्रो एंड माइक्रो। ठीक है, यानी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं, आपको पता है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस होते हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टीज, रिवर्स रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये इसका तो आपने इनकी प्रॉपर्टीज बता देनी है कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, और ये इसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। इसी तरह इसका रेट कैसा होता है, ठीक है, ज्यादा होता है या कम होता है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मैं आपके स्लाइड्स आपको भेज दूंगी। प्लीज रिमेंबर टू नोट डाउन द होमवर्क इन योर नोटबुक्स। मेरे ख्याल में जो टाइम है वो आपका खत्म हो रहा है।
Yes, you people can leave now. It is 1:04. ठीक है, सो आप जा सकते हैं। मैं अपनी मीटिंग आज की एंड करती हूँ।